दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, आज है तारीख 7 और 7 नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न आज आपसे हमें डिस्कस करने हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या खास है। जिन लोगों को पीडीएफ की जरूरत होगी वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जिन्हें जरूरत होगा टेस्ट देने की वो टेस्ट भी देते चलें, क्योंकि विदाउट टेस्ट आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। अच्छा, अगर अभी तक आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी, क्योंकि वहां पर दिए गए बहुत सारे क्वेश्चन और थोड़े बहुत नहीं, कुल 2 लाख से ज़्यादा प्रश्न वहां पर दिए जा चुके हैं। यानी आप अपने एग्जाम की संपूर्ण तैयारी एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, तो जल्दी से एप्लीकेशन प्रोग्राम से जुड़ें ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाए। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे सामने है कि हाल ही में डीआरडीओ ने, आप सभी को पता है कि डीआरडीओ का काम हमारे देश में क्या होता है, तो मिसाइल से संबंधित जितने भी काम होते हैं या डिफेंस से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो डीआरडीओ करता है। आप इसरो को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। इसरो जो है दोस्तों वो स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तो अंतरिक्ष से संबंधित जो काम होते हैं, सैटेलाइट्स के जो काम होते हैं वो इसरो काम करती है। डीआरडीओ ये सेना से संबंधित काम करती है। ठीक है, तो लिख रहा है हाल ही में डीआरडीओ ने किस रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया, कौन सा रॉकेट लॉन्च किया। ठीक है, वैसे ये रॉकेट लॉन्चिंग की काम पहले भी चला जा रहा था, लेकिन जैसे होता ना स्टेप बाय स्टेप काम निर्धारित किया था। तो यहाँ पे क्या था कि जिस रॉकेट की मैं बात करने जा रहा हूँ उसकी स्पीड है दोस्तों 120 किलोमीटर तक का उसका रेंज है। अभी वो रेंज प्राप्त नहीं हो सका है, वो रेंज पहले कम था, अब जो है 90 तक जो है उस रेंज को अचीव किया जा चुका है। तो उस मिसाइल का नाम है पिनाका। क्या नाम है? पिनाका रॉकेट प्रणाली। ठीक है, जो कि डीआरडीओ ने हाल ही में इस पर काम किया है। और आपने चांदीपुर स्टेशन का नाम सुना होगा, सुना है? कहां पर है चांदीपुर स्टेशन दोस्तों? ये पड़ता उड़ीसा में। वहां से इसकी टेस्टिंग किया गया, तो टेस्टिंग सफल भी रहा। और ये आपको प्रश्न याद रखना है, तो डिफेंस से रिलेटेड ये प्रश्न है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि डीआरडीओ ने किस रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया, तो आप क्या बताएंगे? पिनाका रॉकेट प्रणाली का। देखिए जो बातें मैंने बताया वही सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड करके इन सभी बातों को पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको एक बार याद भी दिला देता हूं। देखिए लिख रहा है कि हाल ही में डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है हिंदी में? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पिनाका रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, और यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्टेशन से किया गया। कब किया गया दोस्तों? तो 4 नवंबर को किया गया था। ठीक है, और इसमें जो मौजूदा पिनाका मिसाइल था वो कौन सी सीरीज में था? तो पिनाका MK1 था। कौन सा? पिनाका MK1। ठीक है, जिसका प्रोडक्शन अभी भी चल रहा है। ठीक है, अच्छा प्रोडक्शन में भी एक चीज और याद रखेंगे कि 120 किलोमीटर वाला जो रेंज था अभी वो मिला नहीं, वो 90 किलोमीटर रेंज वाले पे काम चल रहा है। ठीक है, कारण यह ऑल वेदर टेक्नोलॉजी पे काम करता, मतलब चाहे मौसम कैसा भी हो, गर्मी ठंडी बरसात, उससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है। ऑल वेदर टेक्नोलॉजी पर यह बनाया गया है। इनडायरेक्ट फायर करता है। ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से फायर करने की इसकी क्षमता है। अद्वितीय क्षमता प्रदान करता है इसको एक स्पेशल रूप। ठीक है, फिलहाल यहां पर याद रखेंगे कि 120 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन बाद के परीक्षणों में 90 किलोमीटर ही प्राप्त किया गया था। अब जो है इसकी तरफ बढ़ा जा रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है। ये देखिए प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते होंगे कि हाल फिलहाल के कुछ समय से भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है वो कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के 3 जगह थे, लिम्पियाधुरा, काला पानी और माना। ठीक है, तो ये वो 3 जगह थे दोस्तों जहां जिस स्थान को नेपाल ने अपने मानचित्र में दिखा दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी चल रही थी। लेकिन इस बात के बाद भी धीरे धीरे नेपाल के साथ जो हमारे संबंध थे वो कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उससे संबंधित एक प्रश्न है, हालांकि यह प्रश्न क्या है वो एक बार देखते हैं। हाल ही में किसे नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, वहां की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये जो सम्मानित किए जाने की वो जो है काम है, ये आज से नहीं चल रहा, ये पिछले 6-7 वर्षों से चल रहा है। हर साल ये कार्य किया जाता है। तो इस समय जो सेना अध्यक्ष हैं, ठीक है, क्या नाम है? मनोज मुकुंद नरवाने। क्या नाम है? मनोज मुकुंद नरवाने। अभी दोस्तों हाल फिलहाल में इनकी किताब भी आई थी, नेशनल सिक्योरिटी ना। ठीक है, तो याद रखेगा मनोज मुकुंद नरवाने। लिख रहा है बिपिन रावत नहीं, बिपिन रावत जी नहीं है, सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, तो यहाँ MN याद रखेगा, MM। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इनको मानद जनरल पद से जो है सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेपाली संसद में इतना बड़ा सम्मान मिला है, तो धीरे धीरे भारत के जो रिश्ते हैं वो कुछ बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यह प्रयास पिछले 6-7 साल से किया जा रहा है, मतलब ये कार्य जो सम्मान देने की प्रथा
ऐसा है पिछले 6-7 साल से चल रहा है। अच्छा, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो केपी शर्मा ओली। और राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी। दोनों तथ्यों को याद रखेगा। नेपाल की राजधानी कहां पर है? काठमांडू इसकी राजधानी। याद रहेगा कि नहीं? चलो याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि टिल वी विन। ठीक है, टिल वी विन दोस्तों ये पुस्तक है और हाल फिलहाल में लॉन्च की गई है। आपको बताना है ये किताब किसने लॉन्च किया। ठीक है, वैसे हमारे देश के बहुत 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 इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिन्होंने इसे तैयार किया। ठीक है, टिल वी विन। ठीक है, एक बात बताओ दोस्तों, इधर बीच कोविड-19 का प्रभाव देखने को मिला और लगभग मार्च से 22 मार्च को जब पहला लॉकडाउन लगा तब से ऐसा लगने लगा कि जिंदगी थम सी गई। पता नहीं कौन बचेगा कौन नहीं रहेगा। लगता है कोरोना सबको अपनी चपेट में ले लेगा। पूरा देश रुक सा गया था। कभी आपने कल्पना नहीं किया होगा कि इतने बड़े पैमाने पर बंदियां हो सकती, मतलब इतने लंबे समय तक पूरे देश में लॉकडाउन हो सकता है। पूरे देश में क्या, ये पूरे विश्व में लॉकडाउन था। तो किसी को अंदाजा नहीं था कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, आगे का जीवन हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इतनी बड़ी महामारी थी और उसमें उसके ऊपर ये किताब लिखा गया। ठीक है, टिल वी विन। ठीक है, और ये किताब कोविड-19 से संबंधित है। किससे? कोविड-19 संबंधित है। यहाँ की जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों को उजागर किया गया है और किताब को लिखा भी है एम्स के सबसे बड़े डॉक्टर ने। ठीक है, वहाँ एम्स के जो निदेशक हैं, डायरेक्टर, उनका नाम है रणदीप गुलेरिया और उनके साथ 2 अन्य डॉक्टर हैं। उन लोगों ने मिल करके इस किताब को तैयार किया। ठीक है, और भी कई लोगों का योगदान इसमें रहा है, जैसे कि आप देखिए स्वास्थ्य प्रणालियों के विशेषज्ञ थे चंद्रकांत लहारिया और प्रसिद्ध वैक्सीन शोधकर्ता और वायरोलॉजिस्ट थे गगनदीप कांग। उनका भी सहयोग लिया गया और इस किताब को लिखा गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बुक्स एंड आर्थर वाले सेगमेंट में यह किताब हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह देश जहां पर सबसे तेजी से गर्म होने वाला क्षेत्र घोषित किया गया। पृथ्वी पर सबसे तेजी से गर्म होने वाला क्षेत्र किसे घोषित किया गया, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यह जगह हमारे आसपास तो नहीं है। आप जानते होंगे उत्तरी ध्रुव में, जहां पर आपने देखा होगा कि ओजोन परत जो है वो थोड़ा सा कट चुकी है। ठीक है, तो वहां पर पराबैंगनी किरणों का प्रभाव भी ज्यादा पड़ता है और वो वहां पर एक स्थान है जो नॉर्वे से लगा हुआ है। नॉर्वे के करीब में आप मान सकते हैं, उत्तरी ध्रुव के करीब में मान सकते हैं। ठीक है, उस स्थान को माना गया है कि पृथ्वी पर ऐसा स्थान है जो सबसे तेजी से वह स्थान गर्म हो जाता है। तो उस स्थान का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, वो फिलहाल तो नॉर्वे के निकट है, एक आइलैंड है, तो नॉर्वे ही यहां पर याद रखिए ज्यादा सही है। अच्छा, नॉर्वे में कौन सा स्थान? तो स्वालबर्ड। क्या याद रखेंगे? स्वालबर्ड। ये स्वालबर्ड जो दोस्तों ये द्वीप समूह, छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है, आइलैंड है। ठीक है, स्वालबर्ड, और उसे पृथ्वी का सबसे ज्यादा तेजी से गर्म होने वाला स्थान घोषित किया गया। याद रहेगा आपको, एकदम आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं। देखिए क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए ना कि जो आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो इस तथ्य को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन दोस्तों। लुहरी जल विद्युत परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। लुहरी, ठीक है, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली, कुल्लू मनाली का नाम सुना होगा हिमाचल प्रदेश में, वहीं पर रोहतांग दर्रा है। ठीक है, लिख रहा है कुल्लू मनाली या शिमला जिलों में सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी परियोजना? लुहरी जल विद्युत परियोजना है। कहां पर दोस्तों? लिख रहा है सतलज नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह इस जल विद्युत परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 750 मिलियन, इसको 758 की जगह 750 मिलियन आप याद रख लो, ज्यादा अच्छा है, 750 मिलियन विद्युत यूनिट का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, क्या ये कथन सत्य है? तो जी हाँ, ये कथन बिल्कुल सत्य है। दोनों कथन दिया गया जो दोस्तों सत्य है। जिस नदी की यहाँ पे बात कर रहा है सतलज नदी की, ठीक है, सतलज नदी की आप याद रखें दोस्तों, भारत में जो सतलज नदी है ये कहां से आती है? ठीक है, ये कहां से आती है? तो आपको पता होगा, मानसरोवर झील का नाम सुना होगा, मानसरोवर झील। ये मानसरोवर झील वही है दोस्तों जहां से सिंधु नदी निकलती है, वो पूरा पश्चिम की तरफ जाती है और पूरब की तरफ जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। उसी के पास में एक और झील है, राकस ताल झील। क्या नाम है? राकस ताल झील है। क्या नाम है? राकस ताल झील। ठीक है, एक राकस ताल झील है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ये राकस ताल झील जो है वहीं से निकलती है आपकी सतलज नदी और इसी पर यह परियोजना बनाया जा रहा है, लुहरी जल परियोजना। ठीक है, जल विद्युत परियोजना। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। आपको आज के डेट में हो सकता है ये महसूस हो कि नहीं यार पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि हाल फिलहाल में सतलज नदी पर किस परियोजना का उद्घाटन किया गया। इसी प्रश्न को उल्टा करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया। तो आप क्या बताएंगे? या हाल फिलहाल में सतलज
नदी पर कौन सी जल विद्युत परियोजना की शुरुआत किया गया, तो बताना पड़ेगा लुहरी जल विद्युत परियोजना। जो पढ़े होंगे वही बता सकते हैं, नहीं पढ़े होंगे तो फिर कंडीशन आपके सामने है, ठीक है। ये भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है उन दोनों के बीच में मिलकर के समझौता किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शेन वाटसन जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है, वो किस देश से बिलोंग करते हैं, बताइए। शेन वाटसन नाम तो सुना ही होगा, या हो सकता है ज्यादातर लोग इस पीले वाले ड्रेस को देखकर समझ जाएं कि ये ड्रेस कहां का है दोस्तों। ये ड्रेस है ऑस्ट्रेलिया का। कहां का? ऑस्ट्रेलिया का। तो शेन वाटसन जो है पहले भी क्रिकेट के अन्य प्रारूपों से संन्यास ले चुके हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वाला था, और यहां पर जो है दोस्तों उन्होंने फिर से एक बार संन्यास लेने, इस बार जो आईपीएल हो रहा था, ठीक है, इसमें चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल मैच के बाद उन्होंने यह घोषणा किया है, ठीक है। इसके पहले 2015 में वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने 59 टेस्ट और 190 वनडे और 58 T20 मैच खेले हैं, ठीक है। तो सभी डेटा आप याद रखिए, डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक नौसेना अभ्यास हो रहा है, संयुक्त नौसेना अभ्यास, उसका नाम है कैरेट। क्या नाम है? कैरेट। आपको बताना है नौसेना अभ्यास किन के बीच में हो रहा है, किन देशों के मध्य में ये कैरेट वाला नौसेना अभ्यास हो रहा है। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में, नेपाल और चीन के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में, या फिर अमेरिका और नेपाल के बीच में, किसके बीच में कैरेट संयुक्त नौसेना अभ्यास हो रहा है। तो याद रखिए इसमें फिलहाल भारत नहीं शामिल है, और यह अभ्यास हो रहा है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच में? अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में यह नौसेना अभ्यास हो रहा है, जिसका नाम है कैरेट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जानबूझकर दिया गया, ठीक है। तो इसको भी जरा आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% वाहन कर की छूट दिया? देखिए जो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, क्या उनसे वाहन होंगे, जो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे उस पर 100% टैक्सेशन का रिलीफ दिया जाएगा। वो कौन सा राज्य है जिसने यह नई पॉलिसी लाया है? इस नई पॉलिसी को लाने के पीछे जो उद्देश्य है वो भी ये है कि जो पर्यावरण प्रदूषण होते हैं डीजल या पेट्रोल गाड़ियों से, उनमें बहुत ज्यादा कमी आएगी, क्योंकि अगर यहाँ पर टैक्स फ्री दिया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का रुझान जो होगा वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ेगा और लोग इससे जुड़ेंगे, ठीक है। तो यह दोस्तों तमिलनाडु सरकार के द्वारा लाई गई एक स्कीम है, ठीक है, आप कह सकते हो, ठीक है, या उसके द्वारा लाई गई योजना है, जिसमें 100% जो रोड टैक्स है उसको माफ किया जा रहा है, उसको नहीं लिया जाएगा अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन लेते हैं तो, ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 4 नवंबर को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से हटने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बन गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, ठीक है। पूछेगा, सीधे सीधे पूछेगा कि हाल ही में वह कौन सा देश है जिसने पेरिस जलवायु समझौते से अपने आप को अलग कर लिया? तो क्या बताएंगे? उस देश का नाम है यूएसए, यानी अमेरिका। अमेरिका वह देश है दोस्तों जिसने अपने आप को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया। तो यहां पर अमेरिका आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था और उसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया था, ठीक है। तो कल की डेट में वीडियो आपको दिया गया, अगर आपको जानना हो कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्या कंडीशन होती है, चुनाव के बाद की स्थिति क्या है, अगर ट्रंप जीतते हैं तो भारत के लिए क्या होगा, ठीक है, या जो जॉन बाइडेन है अगर वो जीतते हैं तो क्या होगा, तो सारा मतलब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके परिप्रेक्ष्य में आपको बहुत सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए, बेशक आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। नवंबर में मनाए जाने वाले विभिन्न दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जो नवंबर में मनाया जाता है आपको बताना है कौन सा दिवस सत्य है। 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। क्या आप जानते हैं? सही है, ठीक है, आपको बताना है। दूसरा लिख रहा है कि हर साल 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। किसके लिए? यहां पर देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है, पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए। अगर युद्ध होता है तो वहां पर सिर्फ व्यक्ति विशेष का विनाश नहीं होता, वहां पर हमारे पर्यावरण को भी क्षति पहुंचती है। कैसे? अरे यार, अगर इतनी भारी मात्रा में गोला बारूद चलेंगे तो जो केमिकल वेपन वगैरह हैं, क्या उनसे हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा? क्या तोप के गोले या मिसाइल जहां पर गिरेंगी वहां पर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा? तो याद रखें, पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए हर वर्ष 6 नवंबर को इस तरह का दिवस मनाया जाता है। तो ये थोड़ा सा एंटीक प्रश्न है और यहाँ दिए गए दोनों कथन आपके क्या है? सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। जिन लोगों को पीडीएफ की आवश्यकता हो वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी तैयारी कर सकते हैं। देखिए स्टडी 91 पर सभी विषय आपको दिए जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। धीरे धीरे नंबर आप वीडियोज आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई इसी तरह से कंटिन्यू रखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।